ओके। आज हम लोग ना FRA FS से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके। तो इसके इसमें जो सिलेबस डिस्कशन था मैंने एक वीडियो के माध्यम से किया था, आप देखे थे वाला वीडियो? ठीक है। तो उसमें ना आपको 10 मतलब मार्क्स मैंने शायद नहीं बताया था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे एक वीडियो मैं बना के भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कैश फ्लो बोल के एक चैप्टर है, ठीक है ना। तो एक बार लिख लो, कॉपी निकालो। कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर है ना, ये आपका 20 मार्क्स का चैप्टर है। ये 20 मार्क्स चैप्टर है जिसमें श्योर शॉट आपका 15 नंबर का एक सम्स आएगा, 5 नंबर का थ्योरी भी आ सकता है। मतलब ये मैक्सिमम 20 मार्क्स का है, मिनिमम आपको 15 नंबर तो आएगा ही आएगा। मतलब 15, जैसे आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया होगा या फाइनल अकाउंट किया होगा 15 नंबर का, वैसे इसमें भी है। जो आपका 15 मार्क्स तो श्योर शॉट है, ठीक है। और 5 नंबर का थ्योरी भी चांसेस आता है। कभी कभी क्या होता है, थ्योरी ना दे करके ये लोग 5 नंबर के एक सम्स दे देता बनाने के लिए। थ्योरी ना दे करके 5 नंबर का छोटा सा सम्स देता बनाने के लिए, छोटा सा सम्स देता बनाने के लिए। तो ये मैक्सिमम 20 मार्क्स का चैप्टर है। इसके साथ एक ऑप्शन आता है आपका फंड फ्लो का। तो कैश फ्लो या फंड फ्लो दोनों दोनों आएगा, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा, ठीक है। बट जो आपका फंड फ्लो है वो आपका 15 मार्क्स का है। एट द सेम टाइम जो कैश फ्लो है वो कितना का है, 20 मार्क्स का। तो पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग किसका है, कैश फ्लो का। और अगर आपने कैश फ्लो सीख लिया तो फंड फ्लो सीखने में बहुत आसानी होगा। रीजन बताओ, क्योंकि फंड फ्लो 80% कैश फ्लो ही है। मतलब अगर आपने कैश फ्लो सीख लिया, उसका 80 to 90% जो पार्ट है वो किस में आ जाएगा, फंड फ्लो में आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा आपको 10% या 20% सीखना फंड फ्लो में। तो ये ऐसा चैप्टर है कि ये सीखने से आपका मार्क्स भी स्कोरिंग रहेगा। भाई 20 मार्क्स हमारा कवर हो रहा है आउट ऑफ 80। प्लस इस चैप्टर करने से हमारा एक और चैप्टर रेडी हो जा रहा है, फंड फ्लो, जो हमारा ऑप्शनल चैप्टर है। समझ रहे हो मेरी बात? और कंपेयर टू फंड फ्लो ये इजी भी है, क्योंकि कैश बुक किसको नहीं आता बनाने। तो सेम बेस कैश बुक के हिसाब से तो है बना हुआ, जो आपने 11 12 में कैश बुक सीखा होगा उसके बेस्ड पर ही है। बट क्या है, वो आपने एक लेजर के फॉर्म में सीखा था कि भाई कैश आएगा तो बाई साइड में लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैश अगर पे करेंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे। बट यहाँ पे क्या, एक फॉर्मेट आपको बना के दी, जैसे आपने फाइनल अकाउंट का एक फॉर्मेट लिखा है ना, ऐसे ही कैश 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 फ्लो स्टेटमेंट का भी क्या रहेगा, एक फॉर्मेट रहेगा। कॉन्सेप्ट वही है, बस क्या एक फॉर्मेट के फॉर्म में है, ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर और इंटरेस्टिंग भी है, मजा आने वाला चैप्टर है। बट आपको बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर कुछ जनरल बातें हैं जो सबको पता होना चाहिए। आप सेम 6 का डे 1 क्लास में ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, सुनो ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है आपका लास्ट सेमेस्टर है। अगर आप थोड़ा सा भी गलती किए तो आप 1 साल पीछे, ठीक है ना। आपका बर्थडे तो आ जाएगा बट रियलिटी में आप 1 साल पीछे हो जाएंगे। ये आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि जो भी गलती वलती हुआ अब नहीं कर सकते। ये आपका दिमाग में एनी टाइम होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, मैं शायद सेम 5 में मैंने बताया था कि एक स्टूडेंट है जिसका कैड भी निकल चुका था, बताया था ना सेम 5 में। मेरा जो रेगुलर स्टूडेंट को पता है, उसका कैड भी निकल चुका है, बट बिकॉज उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ। बिकॉज अपेयरिंग बोल के एग्जाम तो दे सकते हो कैड का, उसका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ और 2 बार सेम 6 में फेल हो चुका है। अब सोचो, वो एलिजिबल कैंडिडेट है, अच्छे कॉलेज भी उसको मिल रहे हैं, बट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके वजह से वो एडमिशन नहीं ले पा रहा है एमबीए में। लोग 2 साल में तो एमबीए करके निकल जाएंगे, वो 2 साल बेचारा कंटिन्यू फेल हो गया सेम 6 में। और पिछली बार सेम 6 का पेपर इतना टफ बना दिया ये लोग, इतना टफ। एक ग्रेजुएट बीकॉम में लोग क्या बोलता है कि ऊपर ऊपर पढ़ के हो जाएगा, यही तो कॉन्सेप्ट चलता है। बीकॉम को लोग बेकार बना के बना दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर आप बीकॉम अच्छे से पढ़ो तो आप प्रोफेशनल कोर्स का 40% 50% तो कवर कर लेते हो। लेट से आपने 50% भी नहीं कवर कर लिया तो 40 भी तो कवर कर लिया। 40 भी नहीं कवर कर लिया, एक नॉलेज तो आपको अच्छा खासा हो गया प्रोफेशनल कोर्स में। जब आप कुछ भी नया सीखोगे वहां पे तो आपका बेस तगड़ा रहेगा, तो आप जल्दी कैच कर पाओगे। तो बेनिफिट हर चीज का, ऐसा नहीं बेनिफिट नहीं है। तो आपको 2 चीज दिमाग में रखना है कि भाई ये लास्ट सेमेस्टर है, अपने को गलती नहीं करना है और शुरू से पढ़ाई करना है, पहला बात। सेकेंड थिंग क्या है, इसमें जो पेपर का सेटिंग होता है वो नॉर्मल नहीं होता है। सेम 5 में क्या होता था, मतलब अप टू सेम 5 में क्या होता था कि हम लोग लास्ट 5 साल सॉल्व कर लिए, आइडिया मिल जाता था पेपर कैसे आ रहा है, उसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। अब जैसे ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल है लास्ट सेमेस्टर में पूरे 10 ईयर्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब जो लास्ट सेमेस्टर सेम 6 का एग्जामिनेशन हुआ, एफएम का, एफआरएफएसए का, अगर किसी ने 10 साल का पेपर भी सॉल्व किया होगा उसको एक भी क्वेश्चन नहीं मिला होगा एग्जामिनेशन में।
तो स्टूडेंट के मामले में यही आया होगा, या तो टीचर खराब पढ़ा रहा है या तो हमारा किस्मत खराब है। एक्चुअली गलती इसमें किसी का नहीं है, गलती इसमें किसी का नहीं है, गलती बस इसमें बस एक ही है कि टीचर या तो आपको डेप्थ में नहीं पढ़ाया, या तो आप डेप्थ टीचर ने पढ़ाया और आपने नहीं पढ़ा। गलती बस इतना ही कॉन्सेप्ट का, क्योंकि ये सेम 6 ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। जैसे आप एफएम पढ़ोगे ना, एफआरएफएस से पढ़ोगे, सब कुछ कॉन्सेप्ट पे है। तो यहाँ पे क्लासेस का ड्यूरेशन अगर 2 घंटे लगे तो डरना नहीं है, सीखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखो, मैं आपको जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट को पता है कि जिस चीज़ को मैंने 8 घंटे में पढ़ाया है वही सेम चीज़ को मैं 1 घंटे में पढ़ा दिया हूँ। वो कैपेसिटी है कि 2 घंटे के वीडियो को मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ, बट उसमें क्या होगा, जो मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए आप नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 1 घंटा मैं दे रहा हूँ तो कुछ एंटरटेनमेंट तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ सिखा ही रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा दे ही रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इसलिए डे 1 पे ही बोल दे रहा हूँ, वीडियो का ड्यूरेशन अगर एक्स्ट्रा रहे तो ये मत समझना कि सर बहुत ज़्यादा ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, कि कुछ ज़्यादा जानते हैं तो बकवास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो किया जा रहा है आपके भले के लिए किया जा रहा है, और ड्यूरेशन लंबा होगा ही होगा, बिकॉज पूरा का पूरा सेमेस्टर 6 आपका कॉन्सेप्चुअल बेसिस है। और अगर आप चाहते हैं कि पास होना चाहते हैं तो मैं तो आपसे बेटर चाहता हूँ कि आप अच्छे नंबर से पास हो। समझ रहे मेरी बात? तो मेरे को जो आता है मैं पूरा आपको दे दूंगा, कुछ भी छुपा के नहीं रखूंगा। उसके लिए बस यही शिद्दत से क्लास करना पड़ेगा और स्टार्टिंग से ही क्लास करना पड़ेगा। अगर 2 चीज़ आपने ध्यान में रखा है कि लास्ट सेमेस्टर है, अपने को कुछ मस्ती उस्ती ज़्यादा करना नहीं है, सीरियस होकर पढ़ाई करना है, और कॉन्सेप्चुअल पे है तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, रट के चले जाते हैं, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट फोकस करना है, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। समझ गए ना? क्वेश्चन अगर घुमा भी दिया तो आप सर्वाइव कर जाओगे। प्लस मैं ना बहुत सारा आपको सीए इंटर लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, बिकॉज लास्ट ईयर जो हुआ था एग्जामिनेशन वो सीए इंटर का पेपर आ गया था। सीए इंटर के लेवल का पेपर आ चुका था, लास्ट जो एग्जामिनेशन हुआ था लास्ट सेमेस्टर में। तो आपको क्या थोड़ा सा प्रोफेशनल, जैसे अंजलि आप तो सेम 4 में पढ़े थे, तो हम लोग पूरा कॉस्ट वगैरह में क्या करे थे, पूरा सीए इंटर सॉल्व किए थे, ऐसे इसमें भी करना पड़ेगा, पूरा इंटर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? सो ज़्यादा ज़्यादा नहीं बोला ना, ज़्यादा तो नहीं बोला ना? ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, मान लो एक एक लेमैन है जिसको नहीं पता कैश फ्लो होता क्या है, तो आप सिंपली बोलना कि भाई देखो कैश फ्लो जस्ट लाइक है कैश बुक। कैश फ्लो अभी आपको लिखना नहीं, बस समझना, जब बोलूंगा लिखने के लिए तो आप लिखिएगा। कैश बुक क्या है, कैश फ्लो क्या है, जस्ट लाइक है कैश बुक। ठीक है, कि भाई जो भी कैश आएगा, जो भी कैश आएगा, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है और ये हमारा क्या होता है, डेबिट साइड होता है। तो जो भी कैश वैस आता है हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं या क्रेडिट में दिखाते हैं? कैश बुक कहाँ दिखाते हैं? कैश बुक में जो कैश आता है कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट। कैश क्या है, इनकम है ना, रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू हमेशा कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं। तो जो भी कैश वैस आएगा हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट दिखाएंगे। जो भी हमने पेमेंट वगैरह किया है, चाहे वेजेस के फॉर्म में या सैलरी के फॉर्म में या कुछ मशीन वगैरह परचेज किया, तो पेमेंट तो करोगे आप, तो जो भी पेमेंट करोगे कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, मान लेते हैं वो अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा है, वो लेमैन है, तो आप सिंपली इसको क्या बोलिएगा, आप सिंपली इसको क्या बोलेगा कि भाई कैश का इनफ्लो होता है यहाँ पे, और कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। इनफ्लो आएगा तो ऐड करेंगे, आउटफ्लो आएगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जस्ट एक लेमैन लैंग्वेज समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको ना यही सेम चीज आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट के थ्रू करना है। समझ रहे, एक फॉर्मेट के थ्रू ना। अब उस फॉर्मेट में आपको 3 पार्ट आने वाले हैं, जो मैं फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ उसमें 3 पार्ट आने वाले हैं, और तीनों पार्ट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक्स पे ले जाऊंगा, बिकॉज अगर आप बेसिक समझ जाए तो वह फॉर्मेट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हो? आपको मैं बेसिक्स कुछ ले जाऊंगा कि लेट से एक इंसान है वो बिजनेस चालू कर रहा है, तो बिजनेस चालू करने के लिए वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है या क्या क्या रिसोर्सेज का उसको रिक्वायरमेंट होगा, वो सब चीज़ पढ़ेंगे, फिर जाके अपने फॉर्मेट समझेंगे। ठीक है, सो ये कैश बुक जस्ट मैंने बना दिया समझाने की कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। बेसिकली एक कैश बुक टाइप का है कि जो भी इनफ्लो वगैरह आएगा वो रिकॉर्ड करेंगे, जो भी आउटफ्लो वगैरह होगा, मतलब जो कैश का पेमेंट हो रहा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बट हाँ, एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे, जो भी करेंगे एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे। जैसे सर सिस्टमेटिक वे का मतलब क्या हुआ, आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है, पीएल अकाउंट पढ़ा है, बैलेंस शीट पढ़ा है, तो आपने कभी भी बैलेंस शीट का आइटम पीएल में नहीं डाला होगा, कभी भी पीएल का आइटम ट्रेडिंग में नहीं डाला होगा। तो जो आइटम जहां पे डिजर्व करता आप उसको वहीं पे पुट करते हो। लेट्स से परचेज कहाँ का आइटम है, ट्रेडिंग का आइटम है, तो आपने कहाँ पे डाला, ट्रेडिंग में डाला, डेबिट साइड में दिखाया, ट्रेडिंग का डेबिट साइड दिखाया। आपने जो सैलरी पे किया वो आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो आपने कहाँ दिखाया, पीएल के डेबिट साइड में दिखाया।
तो ट्रेडिंग भी डेबिट साइड खर्चा, पीएल भी डेबिट साइड क्या है, एक्सपेंसेस। बात तो सेम ही है, लेकिन आपने क्या किया कि जो जहां पे डिजर्व करता आपने उसको वहीं पे दिखाया। जैसे परचेज करना क्या खर्चा है भाई, एक्सपेंसेस है, बट आपने उसको पीएल में नहीं दिखाया, आपने उसको कहां दिखाया, ट्रेडिंग में दिखाया। आपने वेजेज एंड सैलरी पे किया, रेंट पे किया, विच इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी तो खर्चा है, इसको भी आपने डेबिट में दिखाया, बट ट्रेडिंग में ना दिखाकर कहां दिखाया, पीएल में दिखाया। तो आपको खर्चा ही दिखाना है, बट वही वो खर्चा जहां पे डिजर्व करता आपको बस वहां पे पुट करना। जैसे परचेज डिजर्व करता ट्रेडिंग में तो हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे, ठीक है। आपका वेज एंड सैलरी डिजर्व करता पीएल अकाउंट में तो हम कहां दिखाएंगे, पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। अब जैसे सेल क्या आपका मेन ऑपरेटिंग इनकम होता है, हम कहां दिखाते हैं, ट्रेडिंग में दिखाते हैं। बट अगर अदर कुछ इनकम होता है, कुछ अदर इनकम आ रहा है, कुछ डिविडेंड रिसीव कर रहे हो या कुछ इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, हम जिसको अपने इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं, वो कहां दिखाते हैं अपने लोग, पीएल में दिखाते हैं। तो आप देखो ना, ट्रेडिंग में भी इनकम दिखा रहे हो बाई साइड में, पीएल में भी इनकम दिखा रहे हो बाई साइड में, इनकम ही दिखा रहे हो, बट वही कर रहे हो कि जो आइटम जहां पे डिजर्व कर रहा है उसको उसी पे दिखा रहे। यहां पे भी सेम चीज है कि भाई खर्चा अगर आप कर रहे हो तो माइनस होगा, खर्चा अगर आप कर रहे हो तो माइनस होगा, बट अब माइनस कहां होगा अपने को यही पहचानना है कि पार्ट ए में माइनस करेंगे या पार्ट बी में माइनस करेंगे या पार्ट सी में माइनस करेंगे। इनकम होगी तो अपने ऐड करेंगे, अब ये ऐड कहां पे करेंगे, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड करेंगे या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग में ऐड करेंगे या इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग में ऐड करेंगे, बस अपने को ये आइडेंटिफाई करना है। समझ पा रहा मेरा बात तुम लोग। जैसे हम लोग कोई भी खर्चा वर्चा दिखाते थे पहले के टाइम पे, याद करो जब अकाउंटेंसी तुम लोग करता था, ठीक है, तो अपने क्या करते, पहचानते थे कि भाई ये पीएल का आइटम है या ट्रेडिंग का आइटम है तो खर्चा जाएगा डेबिट साइड में, ये भी पता है, पर अपने आइडेंटिफाई करते थे कि पीएल के डेबिट में जाएगा या ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। समझ पा रहे मेरा बात। ऐसी कोई इनकम अगर आप रिसीव करते थे या रेवेन्यू कोई रिसीव करते थे तो आपको पता है तो इनकम जाएगा क्रेडिट साइड में, कहां जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा या पीएल में जाएगा, तो अपने क्या करते, आइडेंटिफाई करते थे। सेम चीज यहां पे भी करेंगे कि भाई कैश अगर आप रिसीव कर रहे हो या रेवेन्यू आप रिसीव कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो ये क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ऐड वेड करेंगे। अगर आप कुछ कैश वैश पे कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट को कम करेगा, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बट अपने आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये ऑपरेशन से माइनस होगा या ऑपरेशन में ऐड होगा, ठीक है, ये इन्वेस्टिंग से माइनस होगा या इन्वेस्टिंग में ऐड होगा, ये फाइनेंसिंग से माइनस होगा या फाइनेंसिंग में ऐड करेंगे। बस आपको एक आइडेंटिफिकेशन करना। तो जो मैंने आपको ये मेथड बताया ना, कि ये एक्चुअली इनडायरेक्ट मेथड का बारे में, क्योंकि इसमें दो मेथड ज़्यादा पॉपुलर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ज़्यादातर एग्जाम में जो आता है वो आपका इनडायरेक्ट मेथड आता है, बिकॉज इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड के कंपेयर में थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा इजी दोनों है, पर कंपेयर फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ कि इनडायरेक्ट थोड़ा सा आपको टफ लगता है, बट है कुछ नहीं है, दोनों काफ़ी इजी मेथड है। डायरेक्ट तो और भी इजी है, इनडायरेक्ट थोड़ा सा कंपेरेटिवली बोलो 5% टफ है, 5% टफ है, ज़्यादा नहीं, 5% टफ है, बस है तो दोनों इजी, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में समझ में आ रहा करना क्या क्या है। अभी मैं जस्ट एक इसका बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ कि पूरे चैप्टर में करना क्या है। कैश का आउटफ्लो इनफ्लो अपने को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, अपने को पुट करना है, कहाँ पे पुट करना है, जहाँ पे वो डिजर्व करता है कि भाई ये फाइनेंस का पार्ट है या इन्वेस्टिंग का पार्ट है या ऑपरेशन का पार्ट है। अगर ऐड हो रहा तो ऐड करेंगे, लेस हो रहा तो लेस करेंगे, जो कि इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में सेम चीज करते हैं, सेम चीज डायरेक्ट मेथड में करते हैं, बट थोड़ा सा तरीका अलग होता है। सेम चीज करते हैं पर तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बाकी चाहे डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, आइडेंटिफिकेशन सेम रहेगा। आइडेंटिफिकेशन सेम रहेगा कि भैया ये ऑपरेशन का है या फाइनेंसिंग का है या इन्वेस्टिंग का है। समझ आया मेरी बात। तो अब मैं एक बेसिक्स आपको एक एग्जांपल सेट करूंगा बेसिक्स, उसके वजह से फिर मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब बेसिक्स क्या है ध्यान सुनो। मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है गाइस, अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, सुनो ना, अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ध्यान सुनना, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना तो ऑब्वियसली आपको किस चीज का रिक्वायरमेंट होगा, फाइनेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। बोले सही बोल रहा हूँ ना। अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, सर फाइनेंस का जरूरत पड़ेगा, मतलब पैसे का जरूरत पड़ेगा। बिना पैसे का आप कैसे बिजनेस चालू करोगे, है ना।
आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको किस चीज का रिक्वायरमेंट है सर? पैसे का रिक्वायरमेंट है, जिसको अपने क्या बोलेंगे? फाइनेंस। फाइनेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब क्वेश्चन आ रहा है सर, ये पैसा आएगा कहाँ से? ऑब्वियसली ये पैसा आप ला सकते हो, नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, शेयर वगैरह इशू करती है, वहां से पैसा आता है। तो ऑब्वियसली आप ये पैसा कहाँ से लाओगे? इशू ऑफ शेयर से पैसा ला सकते हो। आप डिबेंचर से भी तो पैसा ला सकते हो। हेलो, आप डिबेंचर से भी तो पैसा ला सकते हो ना? ठीक है सर, अगर पब्लिक पैसा नहीं दे रही है, डिबेंचर होल्डर पैसा नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं, बैंक तो खुला है ना, आप बैंक से भी लोन लेकर के पैसा ला सकते हो। ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ फॉर्मेट को समझाना, बिकॉज 11-12 में भी एक चैप्टर रहा होगा किसी ना किसी में, सीबीसीआईसी कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे। किसमें था? 12 में था ना? ठीक है, तो वहां पे वही था, बस रट के चले गए तो मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है वहां पे रटाया गया था कि ये ऐड होगा, ये माइनस होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो लेट से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट होगा। अब वो पैसा आप कहाँ से लाओगे? अगर मैं एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, देखो छोटा मोटा बिजनेस करना तो खुद के पैसे से हो जाएगा, बट अगर एक बढ़िया बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको कुछ फंड का रिक्वायरमेंट होगा, वो भी चाहे वो बैंक से फंड आएगा या पब्लिक से आएगा फंड। ठीक है, अब जैसे वो इशू ऑफ शेयर से भी आ सकता है, डिबेंचर से भी आ सकता है, बैंक लोन से भी आ सकता है। ठीक है, सपोज आपने शेयर इशू किया, कुछ डिबेंचर इशू किया, कुछ बैंक लोन ले लिया, तो आपके पास अच्छा खासा फंड आ गया, अच्छा खासा आपके पास ह्यूज कैपिटल आ गया। अब ये पैसे के क्या करोगे? ट्रिप पे निकल जाओगे क्या घूमने के लिए? बोलो, इस पैसे के क्या करोगे? दोस्त को पार्टी दोगे? नहीं, ऑब्वियसली बिजनेस करोगे, है ना? क्या करोगे? बिजनेस करोगे। तो आप बेसिकली क्या करोगे? इसको इन्वेस्ट कर दोगे, इन्वेस्टेड इनटू अ बिजनेस, इन्वेस्टेड इनटू अ बिजनेस, इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। सर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करोगे, है ना? अरे आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको मशीनरी का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं रिक्वायरमेंट होगा? मैंने सेंटर ओपन किया, मेरे को देखो ना कितना सारा तामझाम दिख रहा होगा, लगा कि नहीं लगा? ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करोगे। और क्या क्या परचेज कर सकते हो आप बताओ ना? आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, किस फॉर्म में करोगे? क्या करो? लैंड, अगर लेट से ऑफिस लेना है तो आप क्या करोगे? लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करोगे। बहुत लोग खुद का आउट लेते, बहुत लोग रेंट वेंट पे ले लेते हैं। लेट से कुछ लोगों ने बोला नहीं हम अपना ही खुद का परचेज करेंगे, देखो ना बहुत लोग खुद का करते हैं। ठीक है, तो लेट से आपने कुछ लैंड एंड बिल्डिंग वाला कुछ आपने परचेज कर लिया, कुछ आपने अदर एसेट परचेज कर लिया जो आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ कि जो भी पैसा आया उस पैसे से आप क्या करोगे? प्लांट एंड मशीनरी परचेज करोगे। लेट से ऑफिस परचेज करना कंपलसरी था तो आपने एक परमानेंट ऑफिस परचेज कर लिया। ठीक है, प्लस आपने कुछ अदर एसेट का रिक्वायरमेंट तो आपने वो भी परचेज कर लिया। ठीक है, अगर कुछ पैसा बच गया, कुछ पैसा बच गया तो आप उस पैसे को क्या करोगे? जो आपका रिमेनिंग बैलेंस बच गया, सुनो ना, जो आपका रिमेनिंग बैलेंस बच गया, उस रिमेनिंग बैलेंस को क्या करोगे? इन्वेस्ट कर दोगे ना? अरे इन्वेस्ट कर दोगे ना? कहाँ इन्वेस्ट करोगे? या तो शेयर में इन्वेस्ट कर, या तो किसी दूसरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दोगे, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दोगे, या एफडी कर दोगे। तो आप क्या कर दोगे? जो भी रिमेनिंग बैलेंस बच गया उसको भी क्या कर दोगे? इन्वेस्टेड कर दोगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, अभी तक मैंने क्या समझाया कि सर मुझे एक बिजनेस चालू करना है, बिजनेस को चालू करने के लिए वी नीड अ फाइनेंस। अब वो फाइनेंस कहाँ से आएगा? अपना शेयर से भी आ सकता है, डिबेंचर से भी आ सकता है, बैंक लोन से भी आ सकता है। जो भी पैसा आया उस पैसे को हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ पैसे से प्लांट एंड मशीनरी लिया, कुछ पैसे से हमने लैंड एंड बिल्डिंग लिया, कुछ अदर एसेट लिया, और लेट से कुछ बैलेंस बच गया तो हमने एफडी करवा दिया। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ओके, अब आपने एक बार पैसा लगा दिया बिजनेस में। अगर आपने पैसा एक बार लगा दिया बिजनेस में, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बताओ ना? अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया बिजनेस में फिर क्या होगा? अब आप अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करोगे। भाई आपने कैपिटल लगा दिया, आपने नेसेसरी एसेट वगैरह भी परचेज कर लिया, तो आप छोड़ दोगे? या जो मेन पर्पस है बिजनेस करने का अब तो वो स्टार्ट करोगे। तो अब अपना क्या स्टार्ट करोगे? ऑपरेशन एक्टिविटी, या इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब अपना क्या आप स्टार्ट करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करोगे। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया? ऑब्वियसली आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे। गलत बोल रहे हैं सही बोल रहा हूं बताओ ना? अरे गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना कि भाई ऑपरेशन करने के लिए आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल परचेज करोगे। ठीक है, आप वेजेस एंड सैलरी का पेमेंट करोगे, क्योंकि जो एम्प्लॉय आपके अंदर काम करेगा आप उसको पेमेंट भी तो करोगे। आप वेजेस एंड सैलरी पे करोगे, किसको? एम्प्लॉय को पे करोगे वेजेस एंड सैलरी।
प्लस कुछ आउटले का आप रेंट भी पे करोगे, ठीक है, कुछ आउटले का क्या करोगे, रेंट वगैरह भी पे करोगे, राइट। तो कहने का मतलब क्या, आपको सो मेनी एक्सपेंडिचर्स आपको करने पड़ेंगे टू स्टार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत सारे एक्सपेंडिचर आपको करने पड़ेंगे ऑपरेशन एक्टिविटी को चालू करने के लिए। अभी तक बताओ ये डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है, इस डायग्राम में कोई डाउट है, आप मुझे बताओ ना। इस डायग्राम को मैं एक समअप कर रहा हूँ, ये जस्ट एक समरी फॉर्म बता रहा हूँ कि सर मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए मुझे कुछ कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। तो वो कैपिटल, वो पैसा हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, पब्लिक को शेयर बेचकर या डिबेंचर बेच करके, या कुछ पैसा हमने बैंक से लोन लिया। तो जो भी पैसा आया हमने क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करने का मतलब क्या, उस पैसे से आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, उस पैसे से आपने लैंड एंड बिल्डिंग, लेट से थोड़ा सा ऑफिस वगैरह एरिया चाहिए था आपको, आपने वो भी परचेज कर लिया, कुछ अदर एसेट आपने परचेज कर लिया, लेट से आपके पास कुछ बैलेंस बच गया तो आपने उसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, इन्वेस्ट। देखो ये जो वीडियो है ये तो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा एज अ डेमो वीडियो, टू बी फ्रैंकली। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या पहले से कैश फ्लो पढ़ के बैठे हुए, क्योंकि सेम 6 में बहुत लोग सीए इंटर भी आ चुके हैं, कुछ लोग सीए फाइनल में आ चुके हैं। जैसे सेम 5 में कम से कम एपीसी में 150 स्टूडेंट था जो सीए फाइनल में था। सेम 5 का जो बैच भी खत्म हुआ उसमें 150 स्टूडेंट ऐसे थे जो सीए फाइनल में थे, फिर वो इधर क्लास करते थे, तो ऑलरेडी वो सीए इंटर पढ़ चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा सा जज मत करना, बिकॉज कुछ लोग नहीं पढ़े अभी, तो उनको बेसिक से समझाने के लिए मुझे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं जब डेप्रिसिएशन की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर AS5 कहाँ गया, क्योंकि ये जो मैं फॉर्मेट समझाऊंगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से समझाऊंगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं, आई नो आपको आता है, तो आपको लग रहा है सर कहीं पे कुछ मिस कर रहे हैं, नहीं सर कुछ नहीं मिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नए नए दोस्त हैं जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनको जितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पहले दिन ही सारा डोज नहीं देना है, समझ रहे हो ना, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है। तो फर्स्ट डे जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा हम उतना ही पढ़ाएंगे, बट हाँ जब चैप्टर आपका एंड होगा तो जितने भी अप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं वो सब कुछ आपको पता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको कुछ छूट गया, कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। चलो, तो जो भी हमारे पास फाइनेंस आया है वो हमने इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो अब आप क्या करोगे, अपने बिजनेस एक्टिविटी को चालू करोगे। तो जो आप बिजनेस एक्टिविटी चालू करते हो इसको अपने नॉर्मली क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी। सर उसमें क्या करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे, सैलरी दोगे, रेंट दोगे और अदर एक्सपेंडिचर करोगे, ठीक है। अब जब आप कैश फ्लो बनाओगे ना, आप जब कैश फ्लो बनाओगे तो आपको यही 3 फॉर्मेट लगेंगे। पहला फॉर्मेट ये वाला हो गया, दूसरा फॉर्मेट ये वाला हो गया, तीसरा फॉर्मेट ये वाला, बट उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। जैसे नॉर्मली हमने 1 2 3 हो गया, बट जब फॉर्मेट बनाओगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। तो पहले हम लोग ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, समझ रहे हो। तो पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको यही 3 चीज लिखना है, ठीक है ना, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ट्रांजेक्शन लिखना है, इन्वेस्टेड एक्टिविटी का ट्रांजेक्शन लिखना है और फाइनेंशियल एक्टिविटी का ट्रांजेक्शन लिखना है। समझ पा रहा है। तो एक काम करो, इसको फटाफट पहले लिख लो, एज ए नोट बोल के लिख लो, नोट बोल के लिख लो, नोट 1 बोल के यहाँ पे लिख लो, नोट 1 बोल के फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी लिखो प्लीज। क्या होता है ना, फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा कि सर ने बोला था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड चाहिए, फंड को हम इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो जो 3rd नंबर था वो हो जाएगा फर्स्ट, जो 2nd था वो 2nd होगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, जस्ट 10 मिनट चालू बाबू। कौन सा नहीं, नोट 1 मैंने क्या बोला, लेट से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ध्यान सुनना कैसे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप प्लीज थोड़ा टाइम पे क्लास ज्वाइन करो भाई, एक चीज रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता बार बार। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब वो पैसा आप कहाँ से लाओगे, इश्यू ऑफ शेयर से लाओगे या डिबेंचर्स लाओगे या बैंक से लाओगे पैसा। तो जो भी आपने पैसा लाया वो क्या करोगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। जो आप इन्वेस्ट करोगे कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, आप मशीन परचेज करोगे, कुछ ऑफिस वगैरह परचेज करोगे, कुछ अदर एसेट आप परचेज करोगे। अगर कुछ पैसा बच गया तो उसको क्या करोगे, इन्वेस्टेड कर दोगे, समझ गया कैसे। फिर आपने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया बिजनेस करने के लिए, कि आपके पास ऑफिस हो गया, आपके पास मशीन हो गया। फिर आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे,
लेट से कुछ रेंटेड आउटले होगा, कुछ रेंटेड होगा तो उसको रेंट वेंट पे करोगे, आपके एम्प्लॉय वगैरह काम करेंगे तो सैलरी पे करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करोगे। तो ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जब बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका बिजनेस अब रेडी है ऑपरेशन करने के लिए। तो आप क्या करोगे, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करोगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हो गया, रॉ मटेरियल परचेज, वेजेस, सैलरी, रेंट पे करना। समझा कैसे? हम्म। हो गया? हो गया? अब लिखो, नोट टू लिखो। यहाँ पे दो मेथड्स है, जो एक आपका डायरेक्ट मेथड और एक है आपका इनडायरेक्ट मेथड। मैं आपको ये सिखाऊंगा, ये तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये सिखाऊंगा और इसी बेस पर ये आपका हो जाएगा, डायरेक्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। मेथड्स क्या है कैश फ्लो का, एक है डायरेक्ट, दूसरा क्या है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे कुछ स्पेस अगर बच रहा है छोड़ दो, एक नया पेज ओपन करो जहाँ पे हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। हाँ, लिखो। लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, AS3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने जैसे ऑडिट में स्टैंडर्ड पढ़ा होगा ना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। अकाउंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इसमें से हम लोग सबसे पहले समझेंगे इनडायरेक्ट मेथड। पर्टिकुलर अमाउंट, एक बार ये फॉर्मेट लिख लो, एक बार ये फॉर्मेट लिख लो, फिर धीरे समझा दूंगा, सारा फॉर्मेट समझा दूंगा, टेंशन ना लो। एक बार फॉर्मेट लिख लो, फिर इसको समझा दूंगा कैसे ये फॉर्मेट बना है, ठीक है। एक बार लिखने वाला काम कर लो, फिर समझा दूंगा। देखो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहां पे दिखा था हम लोग को, दिखा था ना। मैंने क्या बोला था कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या चाहिए,
फाइनेंस। फिर फाइनेंस क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करने के बाद क्या है, आपका बिजनेस करने के लिए आप रेडी हो गए, तो अब आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करोगे, एम्प्लॉय को हायर करोगे, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट में ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, एज सिंपल। इसके 3 पार्ट बनेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, और तीनों को ऐड करके आपका नेट कैश फ्लो आ जाएगा। बस सिंपल यही है। अब इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन इसका पार्ट बनेगा, कौन सा ट्रांजेक्शन इसका पार्ट बनेगा और कौन सा ट्रांजेक्शन इसका पार्ट बनेगा। जैसे मैंने समझाया था कि आप जब आप पीएल बनाते हो, ट्रेडिंग बनाते हो, तो अपने आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इनकम कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा या पीएल में जाएगा, एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा या पीएल में जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्टिविटी है वो इसका पार्ट है या इसका पार्ट है या इसका पार्ट, एज सिंपल। ठीक है, तो लिखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये अपने अपना ये ए पार्ट है, पार्ट ए है। ठीक है, अब इसमें अपने लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। किसी का चैट वेट तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ भाई, चैट भी देख लूंगा अगर किसी ने चैट किया होगा तो। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। थैंक गॉड चैट नहीं है कुछ भी। ओके, ये आपका बेसिकली क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें कुछ हम लोग ऐड करेंगे, कुछ क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। अच्छा, ये ऐड क्यों करते हैं, लेस क्यों करते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको मैं समझा दूंगा कि ऐड क्यों हुआ, लेस क्यों हुआ। जस्ट अभी बस 5 मिनट फॉर्मेट एक बार लिख लो, बाकी मैं फॉर्मेट आपको समझा दूंगा कि ये फॉर्मेट बना कैसे। ठीक है, तो ऐड करो यहाँ पे। तुम भाई सेम 5 में भी था, क्लास लिया ऑफलाइन का, आता क्यों नहीं था, ज़्यादा पैसा हो गया तेरे को। एपीसी एक चैरिटी फंड है, पता है ना, उसमें तो इन्वेस्ट कर देना। और ये ऑफलाइन वाले लोग को मैं पहले बता दे रहा हूँ भाई, एक चीज़ बता, ऑफलाइन का फीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, ऑफलाइन में अगर ले रहे हो ना तो भाई यूटिलाइज करना पैसे का, क्योंकि तुमको अपने माँ बाप का टेंशन नहीं, बट हमको है भाई, हम फ्रैंकली बता देता। ऑफलाइन में अगर लेना है तो पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, उसको यूटिलाइज कर लेना। अदरवाइज रिकॉर्डिंग ले लो 1700 रुपया में, बाकी घूम लेना पैसे का, वो बेटर है ना, वो बेटर है। क्यों मेरा इनकम बढ़ा रहा है तुम लोग फालतू का। हाँ फैक्ट है, यूटिलाइज, दिक्कत क्या है ना, स्टूडेंट यूटिलाइज नहीं करता फिर दुख हो जाता। तो सेम 5 में भाई ऑफलाइन में 200 एडमिशन हुआ था, ऑफलाइन में 200। हम पागल हो गए थे एडमिशन लेते थे, बोला नहीं आपसे ही पढ़ेंगे। 2 दिन बस गर्मी था उसका पढ़ने का, उसका बाद कहाँ गया पता नहीं बोला बहुत लंबा पढ़ाते आप तो पहले बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन मोड है, रिकॉर्डिंग मोड है, ऑफलाइन मोड है, जो तुमको बेटर लगे तुम वही ले लेना भाई। ठीक है, इधर कोई धंधा वंदा नहीं हो रहा है, इधर मेहनत होता है तो पैसा चार्ज खींचते हैं। ठीक है, आपको जो बेटर लगे, लेकिन पैसे का यार मिस यूज मत करना अपने पेरेंट्स से। तुम अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, बोलते वो सर ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका फीस बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स लेगा 10,000 रुपया, इधर आकर पाँव पकड़ लेगा, बोलेगा 1500 बाकी तुम लोग समझदार है, कहाँ जाएगा पैसा। तो ऐसे भी है, ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट मेरे कॉल करते हैं, सर आपको 10,000 मिला सर। हमने 10,000 जिस दिन फीस चार्ज कर लेंगे ना, उस दिन तो कसाब के लटका देगा स्टूडेंट लोग मेरे को मत करना यार, पैसे का मिस यूज मत करना, स्पेशली अगर तुम अर्न करके मिस यूज कर रहे हो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि तुम अर्निंग पीपल है, तुम दोबारा अर्न कर लेगा। तुम्हारे पेरेंट्स का पैसा यार, उसको मत तुम लोग मिस यूज करना। और ऑफलाइन में अगर पैसा दिया है तो आना ऑफलाइन में, अदरवाइज फिर तुम लोग रिकॉर्डिंग में शिफ्ट हो जाना। और ये भी मत सोचना बाद में तुमको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने ऑफलाइन लिया तो सोच समझ के ऑफलाइन लेना आप लोग, क्योंकि सेम फाइव में हुआ है 200 प्लस स्टूडेंट ने ऑफलाइन में एडमिशन लिया, 3 बैच बना था, 3 बैच भी अच्छे से भरता नहीं था, स्टूडेंट एडमिशन को छोड़ दिया, बोला नहीं बस आपके पास एडमिशन ले लिया मतलब पास हो गए ऐसा थिंकिंग हो रहा था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
देखो नॉन कैश लिखो। अच्छा ये नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होता है? मैसेज आ रहा है सर, आप मेरे बारे में बोल रहे क्या? नहीं भाई तेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ। नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग, और नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ये नॉन कैश क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, सब बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है? बस एक बार खाली फॉर्मेट लिख लो, एक बार फॉर्मेट लिख लो, बाकी सब समझा दूंगा। फिर हम लोग लेस करेंगे, फिर हम लोग लेस करेंगे। सर हम तो सोशल एंग्जाइटी, अच्छा इधर भी मैसेज आता है उधर भी मैसेज आता है, दोनों तरफ मैसेज पढ़ना पड़ता है। सौरभ बोल रहा है सर 2500 × 5 मंथ बोलूंगा घर पे। खतरनाक बच्चा है तो। दिव्या ने ये तेरा मैसेज तो हम तो सोशल एंग्जाइटी वजह से नहीं आते, घर में काम है। ठीक है कोई बात नहीं। सौरभ, राजन, थोड़ा सौरभ से बात करना है तो। बोल रहा है घर में 2500 × 5 बोलेगा। अच्छा लिखो ना, अच्छा ठीक है बाद में बात कर लेंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर लेस कर दो सेम चीज, नॉन कैश, नॉन कैश इनकम। ऊपर में एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ऐड किए थे तो इनकम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो नॉन कैश इनकम ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको लेस करेंगे तो आपने ब्रैकेट में दिखा दिया, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा एक अजीब सा चीज है, मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ कलर करके, ठीक है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, कुछ ऐड होंगे कुछ क्या होंगे, लेस होंगे, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। चलो लिखते हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेस क्या होगा, अगर करंट लायबिलिटी, हाँ करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने से ऐड हो रहा है तो लेस क्या होगा, डिक्रीज होने से क्या होगा, लेस होगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होगा। फिर एक बार इसमें ऐड कर दो, ऐड कर दो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट। तो अगर करंट एसेट डिक्रीज होने पर आप ऐड कर रहे हो तो लेस क्या होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसको आप लेस कर देना। ग्रुप में चेक करो, चेक करो। अब ये जो भी इनकम आया यहाँ पे, आप इसको नेट निकाल देना, जो भी इनकम आया इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से क्या करेंगे, इनकम टैक्स पे करेंगे तो लेस होगा, इनकम टैक्स पेड। अरे पे करोगे तो कैश कम होगा तो लेस करेंगे, ठीक है। फिर करो यहाँ पे कैश रिसीव्ड या कैश पेड, कैश रिसीट्स या कैश पेड, कहां से, फ्रॉम, फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अच्छा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मैं एग्जांपल दो तीन लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। कैश रिसीट या कैश पेड फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देखो यहाँ पे मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ। अगर कैश रिसीव करोगे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और कैश पेड करोगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ गया ना।
अगर रिसीव करोगे तो ऐड कर देना, और अगर कैश पे कर रहे हो तो क्या कर देना, माइनस कर देना। बट ये जो भी रिसीव और पेमेंट हो रहा है कहाँ से हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहीं पे ना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता क्या है उसका एक एग्जांपल लिख लो, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग में एक एबनॉर्मल लॉस बोल की चीज आता था। ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है या जो एबनॉर्मल एक्टिविटी होता है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझ गए? तो मैं दो तीन एग्जांपल लिख दे रहा हूं, तुम्हारा और भी क्लियर हो जाए। लिखो तो, कैश लॉस्ट, कैश लॉस टू फायर, कैश लॉस टू फायर, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम सेटल्ड या रिसीव लिख लो ना, सेटल्ड या रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम सेटल्ड या रिसीव। तो अगर कैश लॉस हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और अगर कुछ इंश्योरेंस क्लेम और रिसीव हुआ तो क्या होगा, कैश ऐड हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब मैंने इसका एग्जांपल दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एग्जांपल दिया है। कुछ अगर कैश लॉस हुआ है तो माइनस हो जाएगा, कैश क्लेम इंश्योरेंस क्लेम और कुछ रिसीव हुआ तो क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तो अब ये आपका आ गया टोटल। ये आपका टोटल आ गया, टोटल। इसको लिखेंगे ए, पार्ट ए था, ठीक है। पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट कौन सा आएगा बताओ तो, सेकंड पार्ट ए कंप्लीट हो गया ना, ऑपरेटिंग हो गया। अब क्या आएगा, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग उसके बाद क्या आएगा, फाइनेंसिंग, ठीक है। अब पार्ट बी चालू करेंगे। लिखो ना, कैश फ्रॉम, कैश फ्रॉम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा तुम बताओ ना, हम लोग कैपिटल लेके इन्वेस्टमेंट करते थे, कैपिटल लेकर के इन्वेस्टमेंट करते थे, और ये वाला इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरी पे होगा। कुछ लैंड बिल्डिंग वगैरह परचेज करोगे वहाँ पे होगा, कुछ एफडी वगैरह कराओगे तो वहाँ पे होगा। इसको बोलते हैं अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसका लिख लो, परचेज, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, फिक्स एसेट आपने परचेज किया, या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किया। आप बताओ ना, कुछ अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे वो कैश आएगा या कैश जाएगा। जब आप कुछ फिक्स एसेट वगैरह परचेज करोगे तो आउटफ्लो होगा, ठीक है। हाँ, तो इस केस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि आउटफ्लो मतलब क्या होगा, डेबिट साइड, तो माइनस करेंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह बेच दिया, सेल ऑफ फिक्स एसेट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एफडी वगैरह आपने रिडीम कर लिया, तो आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा। कैश आएगा तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, ठीक है। लेट से आप डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, क्या करो, डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, तो किसका पार्ट होगा, इनफ्लो का पार्ट होगा, क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, ठीक है। अब इसको भी यहां पे कर लो टोटल, तो क्या आपका टोटल पी। ये फॉर्मेट बेसिक फॉर्मेट है, जब आप लोग सम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से हमारा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, टाइम लग सकता है सीखने में। अच्छा ये पार्ट भी हो गया। अब कौन सा पार्ट है, पार्ट सी, जो हमारे एग्जाम्पल है पार्ट 1 हुआ करता था, है ना। पार्ट सी लिखो, हाँ दिखा रहा हूं। पार्ट सी का नाम क्या है, कैश फ्रॉम, बोलो ना, कैश फ्रॉम, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब ये पैसा कहां से आएगा, याद करो हम लोग बोले ना, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, पैसा कहां से लाओगे,
इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, बैंक लोन, है ना, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, या आपने लोन से पैसा लाया तो कैश आ रहा है तो ऐड करेंगे। अरे बताओ ना, कैश आ रहा है तो जब आप शेयर वगैरह इशू करोगे तो कैश आएगा तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो, पढ़े ना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर होल्डर को क्या करते हो, पे करते हो, तो कैश का आउटफ्लो हुआ तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स मतलब वही प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है, या डिबेंचर की बात हो रही है, या लोन आपने रिडीम कर लिया। याद करो बाई बैक करते थे ना, अरे बाई बैक करते थे तो पैसा पेमेंट करना पड़ता था इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इन सब से क्या होगा, पेमेंट आपका माइनस होगा, ठीक है। जिसको भी आपने शेयर वगैरह इशू किया है तो आप उनको क्या करोगे, डिविडेंड पे करोगे। जिसको आपने डिबेंचर इशू किया है उनको क्या पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, तो ये क्या होगा आपका, लेस होगा। देखो डिविडेंड पेड, डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड, तो अगर आप पेमेंट करोगे तो आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा, आपका कैश कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहां पे करके ये वाला आइटम कर लो, ये हो गया पार्ट सी, ये हो गया टोटल पार्ट सी। अब अपने क्या लिख रहा, नेट, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ए प्लस बी प्लस सी। इसमें ऐड कर देना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। जो ऐड करोगे ना वो मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो आप ऐड करोगे ओपनिंग वो किसके बराबर हो जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक बार 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार फॉर्मेट को रिवाइज कर लो। जितना ही मैंने नोट 1 नोट 2 लिखवाया है और फॉर्मेट लिखवाया, एक बार रिवीजन कर लो। फर्स्ट डे है, आई नो थोड़ी सी तकलीफ लग रही होगी देख करके, बट बहुत जल्दी तकलीफ दूर हो जाएगा, टेंशन ना लो। मैं बता रहा हूँ सेम 3 में एक चैप्टर है, कोई अगर सीए इंटर विंटर पढ़ाई किया होगा सीए में इंटर, तो उसको वो मेरा बात सबसे समझेगा। कॉस्ट बुक कीपिंग बोल के एक चैप्टर है, पढ़ा है तुम लोग कॉस्ट में, कॉस्ट बुक कीपिंग बोल के चैप्टर है, 11-12 में होगा। तो उसमें ना जैसे हम लोग नॉर्मल अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास करते हैं, ऐसे उसमें भी जर्नल एंट्री पास होता है, बट उसमें वही है इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड होता है। अब जब मैं फर्स्ट दिन पढ़ाया उन लोगों को ना, ऊपर से जा रहा है सर, ये कहाँ हो रहा है कि जहाँ पे नॉमिनल आ गया या जहाँ पे रियल आ गया वहाँ पे आप जनरल लेजर कॉस्ट बोल रहे हो। तो फिर क्या हुआ, पहला दिन थोड़ा सा तकलीफ दिया उन लोगों को, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, जितना पढ़ाया घर पे जाके बस उतना ही पढ़ना है। गया वो लोग, मेरा बात माना, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस किया, नेक्स्ट डे कॉन्फिडेंस आ गया। और कल का बात में, कल ही वो मैंने चैप्टर क्लोज किया है, सारा स्टूडेंट बिना बोले एंट्री बोले जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम सीखते हो तो लगता है क्योंकि आपने कभी सीखा नहीं है, तो आपको लगे यार क्या सिखा रहे क्या पढ़ा रहे, बट वो हैबिट हो जाएगा। बस आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको भागना नहीं है। आप भाग गए फिर वही हिसाब हो जाएगा कि जीवन भर के लिए भागते रह जाओगे। डट के सामना करो, हो जाएगा, ठीक है। और आपको बेस्ट वे क्या होता है कि आपको पार्ट में याद करना। लेट से आपको पूरा एक पेज याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अपने आपको आप बोल दो भैया मेरा औकात नहीं एक पेज का, मेरा औकात है 4 लाइन पढ़ने का। औकात में रह के काम करेंगे ना, 4 लाइन पढ़ेंगे ब्रेक लेंगे, डिपेंडिंग ऑन तुमको कितना ब्रेक चाहिए। 4 लाइन पढ़ेंगे, ब्रेक लिया, समझा, फिर 4 लाइन पढ़ेंगे, एट द एंड हमारा टास्क कंप्लीट होने से मतलब है।
तो पार्ट 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 करके कंप्लीट होना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये होता है बेस्ट वे। हमेशा याद रखना, स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू अचीव एनीथिंग। आप स्लो चलो, कंटिन्यूअस चलो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, आप अचीव कर लोगे। ठीक है, खरगोश वाला हाल मत करना। ठीक है, एक बार रिपीट कर लो फटाफट। अच्छा, यहाँ पे ना उसी फीस में मोटिवेशन भी है तुम लोग का, ठीक है? मोटिवेशन के अलग से चार्ज नहीं लगता है। हाँ जी, स्लो चलो। ठीक है लक्ष्मण। सौरभ तू सौरभ तू इधर पर्सनल बात क्यों शेयर कर रहा है भाई? That's what she said after the first date। मार खाएगा तू। हो गया? हालचाल पूछ लिया तुम लोग आपस में, पड़ोसी का हालचाल, ठीक है? तो पढ़ने के लिए बोला था। सुनो ना, एक नोट कितना हुआ? नोट कितना हुआ? 2 हुआ ना? नोट 3। देखो ना, मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था ना यहाँ पे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले मतलब समझो, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये तो समझो। ठीक है, अभी तक तुम लोग समझता है कैश एंड कैश का मतलब सिर्फ कैश ही होता होगा, या ज्यादातर बैंक होता होगा। ठीक है, वो भी होता है, उसके अलावा कुछ और भी होता है। लिखो, इसमें क्या क्या आएगा? ऑब्वियसली कैश आएगा, कैश इन हैंड आएगा। हाँ, नोट लिखो, क्या दिक्कत है, नीचे लिखो ना, क्या दिक्कत है? कैश आएगा, ऑब्वियसली बैंक आएगा। आपने सुना बैंक ड्राफ्ट बोल के एक चीज होती है, जानते हो ना बैंक ड्राफ्ट? जस्ट लाइक चेक, चेक में बाउंस होने का संभावना होता है, पर ड्राफ्ट में गारंटी होता है कि नहीं भैया इतना पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। तो बैंक ड्राफ्ट जस्ट लाइक चेक, जिसको नहीं पता, चेक की तरह होता है। ठीक है, प्लस चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर 3 मंथ, हेल्ड फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, या पता है इसी को अपने क्या बोलते हैं? मार्केटेबल, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। ये वेरी शॉर्ट टर्म होता है, वेरी शॉर्ट टर्म होता है। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट या इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट या इंस्ट्रूमेंट वर्ड भी आ सकता है। लिख लो, लिख लो, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वर्ड भी आ सकता है। हेल्ड फॉर 3 मंथ्स और लेस, इधर भी और लेस होगा, समझे? हेल्ड फॉर 3 मंथ और लेस। ठीक है, अब एक चीज लिखवा रहा हूं तुमको, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। ठीक है, प्लस या माइनस, वही गेन या लॉस फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, हम लोग याद हो करेंसी वरेंसी जब कन्वर्ट करते हैं तो लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, वही सेम चीज यहाँ पे भी है। मत कर भाई फोन। देखो, प्लस और माइनस, फॉरेन, फॉरेन एक्सचेंज लॉस या गेन, फॉरेन एक्सचेंज लॉस या गेन। लॉस होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो देखो पहले प्लस लिखा हुआ है ना, तो लॉस होगा तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। गेन होगा तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पहले क्या लिखा हुआ? प्लस लिखा हुआ है ना, तो लॉस होगा तो प्लस कर देंगे, गेन होगा तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं? रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा, क्लासेस तो करो,
एक दिन में थोड़ी चैप्टर कंप्लीट होगा, क्लासेस करते जाओ, सब समझा दूंगा, बट अभी आप लिख लो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले लिख लो। और भी कुछ आता है क्या? और भी कुछ आता है क्या? नॉर्मली यही होता है, जो कैश होता है, बैंक बैलेंस होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है, चेक जो आपने हैंड पे रखा है वो भी तो आपका कैश है। बैंक पे जाओगे, चेक डिपॉजिट करोगे, पैसा मिल जाएगा। प्लस आपका जो हाईली लिक्विड फॉर इन्वेस्टमेंट, जो 3 मंथ मैक्सिमम 3 मंथ का वैलिडिटी है। या तो कभी कभी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आईएफएस में, ट्रेजरी बिल वगैरह नहीं पढ़ा था आईएफएस में, जो विद इन ए ईयर वो रिडीम हो जाता था। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर विद इन 3 मंथ रिडीम हो जा रहा है तो आपका कैश है, क्योंकि आपको पता है 3 मंथ के अंदर वो पैसा तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा। लेट से आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया जिसकी वैलिडिटी लेट से 2.5 मंथ है, तो आपको अच्छे से पता है कि भाई 2.5 मंथ के बाद 2.5 मंथ के बाद वो पैसा आपके बैंक में आ ही जाएगा, तो वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, ठीक है। और प्लस आपका ये जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस और गेन है, मैं बाद में समझाऊंगा, फिलहाल के लिए भी लिख लो, लॉस होगा तो ऐड करेंगे, गेन होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ पे ऐसे उल्टा थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नोट, कितना हुआ नोट? 3, 4 लिखो। क्या है ना कि जैसे ही तुमको ना ये वाला वर्ड दिखा होगा तो तुम्हारे दिमाग में एक वर्ड और आया होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे एक नोट में बस वही लिखवाना चाहता हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश एंड नॉट अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस नोट 4 में यही लिखवाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बैंक ड्राफ्ट जैसे ही देखा होगा तो दिमाग में क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, तो नोट में मैं लिख दो, तुम्हारे माइंड को थोड़ा बहुत रीड कर सकता हूँ। चलो नोट 4, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट is not considered is not considered a part of cash and cash equivalent it is shown under the head of cash from financing activities। अरे याद है बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या काइंड ऑफ लोन ही तो हुआ, जिसको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं अपने लोग। ये किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होगा। तो बैंक ड्राफ्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होगा। इट इज सोन अंडर द हेड ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। एक बार सारे नोट डाउन को गो थ्रू करो, सारे नोट डाउन को गो थ्रू करो। सुनिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि सर, मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, टेंशन। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि सर हमें एक बिजनेस चालू करना है तो हमें कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो वो पैसा हमारा कहाँ से आएगा? शेयर को इशू करके आ सकता है, डिबेंचर को इशू करके आ सकता है, बैंक लोन ओवरड्राफ्ट, कहीं से पैसा आ सकता है। तो वो जो भी पैसा आएगा अपने उसको बोलेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि वन ऑफ द पार्ट है फॉर्मेट का, ठीक है। एक बार आपके पास पैसा आ गया, फिर आप क्या करोगे? उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे। कहाँ करोगे? इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो जो आप इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप कहाँ पे करोगे? फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करोगे, एज अदर एसेट में इन्वेस्ट करोगे। कुछ अगर बच गया तो फिर आप उस पैसे को बाहर में इन्वेस्ट कर दोगे, एफडी करवा दिया, म्यूचुअल फंड या कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो जो भी आपने इन्वेस्ट किया, चाहे फिक्स एसेट में या अदर इन्वेस्टमेंट में या अदर एसेट में, उसको अपने क्या बोलेंगे? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिकॉज आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो कौन सा पार्ट, उसका हेडिंग क्या होगा? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है।
एक बार आपके पास पैसा आया, पैसा आपने बिजनेस में डाल दिया, अब आप क्या करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो बिजनेस स्टार्ट करना इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या 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 करोगे, रॉ मटेरियल परचेस करोगे, सैलरी का पेमेंट करोगे, अपने वेजेस का पेमेंट कर दिया, रेंट वेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो सब आप एडवर्टीजमेंट कराओगे आप। अरे बिजनेस है तो एडवर्टीजमेंट तो कराना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी किसमें आ गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो भाई कैश एंड ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने पार्ट हैं, बोलो ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। तो अपने को कैसे याद करना है, बिजनेस चालू करने के लिए क्या चाहिए अपने को, बोलो ना, जो बोलूंगा प्लीज बोलना। बिजनेस चालू करने के लिए अपने को क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बोलेंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक बार आपके पास फाइनेंस आ गया, अब आप क्या करोगे, उसको इन्वेस्ट करोगे। तो अब इसको अपने क्या बोलेंगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट कर दिया, अब बिजनेस क्या है, रेडी है। तो अब क्या करोगे, ऑपरेशन स्टार्ट करोगे। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जब अपने फॉर्मेट लिखेंगे तो फॉर्मेट में यही, जो लास्ट वाला था वो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड सेकंड रहेगा, और जो हमारा एग्जांपल में फर्स्ट था वो क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में क्या आएगा, बोलो ना, फर्स्ट में क्या आएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब उल्टा हो जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। 3 फॉर्मेट याद हो गया ना। अब क्वेश्चन उठता है, सर कैश ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा, यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऑपरेटिंग अंदर में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग अंदर में क्या आएगा और फाइनेंसिंग अंदर में क्या आएगा। बिकॉज अगर यही आप 3 चीज सीख गए कि कौन सा ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंस का पार्ट होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा, अगर आप ये 3-4 चीज सीख गए तो आपका ये फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ नोट लिखवाया था, जैसे नोट 1 क्या था, ये आपका डायग्राम था। नोट 2 मैंने क्या बोला था कि भाई 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। फिर मैंने आपको बोला था एक ये वाला नोट 3, मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि सर इस पूरे चैप्टर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। तो आपका ऑब्वियसली कैश इन हैंड, ठीक है, बैंक, आपका बैंक ड्राफ्ट, चेक इन हैंड, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट या हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट जो जिसकी मैक्सिमम लाइफ 3 मंथ की है, मैक्सिमम है, मतलब विद इन 3 मंथ वो रिडीम हो जाएंगे, वो भी क्या एक प्रकार का कैश है, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ठीक है। फिर मैंने नोट 4 में क्या लिखवाया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट कभी भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। एक्चुअल में ये किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जैसे हमने बैंक लोन लिए थे वैसे क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और इतना तो पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लायबिलिटी होती है, तो वो फाइनेंस का पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। सारा रेडी है तो यहां तक, ठीक है। फॉर्मेट एक बार देखना है, फॉर्मेट देखना है या हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो एक क्वेश्चन करा दें, ठीक। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से ये फॉर्मेट कंप्लीट करवाएंगे, या घर जाना है, घर जाना तो बोल दो। घर जाना है या क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है, अच्छा। तो टाइम लगेगा पहले बता दे रहा हूँ, टाइम लगेगा। फर्स्ट क्लास है, क्या चाहता तुम लोग। अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन लिख लो, नेक्स्ट दिन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये तो कर सकता है ना, ठीक है। कि नेक्स्ट दिन मिलेंगे तो अपने बस सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन तो लिख लो एटलीस्ट, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, और यूट्यूब वाले स्टूडेंट अगर आपने डे 1 देख लिया तो आपको डे 2 भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, पता है इस क्वेश्चन से, सुनो ना, इस क्वेश्चन से ना हम लोग ट्रेडिंग, पीएल अप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट, फिर अपने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड सब कुछ सीख लेंगे एक ही क्वेश्चन से। इसका क्वेश्चन का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। अगर आपने ये कर लिया आपका कैश फ्लो 80% कंप्लीट, क्योंकि इसी क्वेश्चन से मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, ट्रेडिंग, पीएल सिखा दूंगा, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन लॉस का अकाउंट कैसे बनता है वो भी सिखा दूंगा, बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट हो रहा है वो भी सिखा दूंगा। उसके बाद डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, सेम क्वेश्चंस अपने 5 एक्टिविटी सीखेंगे, ठीक है। अब प्लस ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या है ना कि जो भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जो भी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे या पीएल बनाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, उन सबका इंपैक्ट आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में देखने को मिलेगा। तो अभी आज मैं क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं, जो हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेंगे। और
मतलब डे 1 और डे 2 करते ही आपका 80% कैश एंड कैश वाला कंप्लीट, तो 20 नंबर आपका सिक्योर होने वाला है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन लिख लो, लिखो एक्स, ये क्या है, कौन सा बिल्डिंग, क्वेश्चन 1 है ना, अच्छा ये 1 है, ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद अपना मैट भी रेडी हो रहा है, फिर मैट क्वेश्चन करवा देंगे। क्वेश्चन लिख लो भाई। लिखो ऑन, क्वेश्चन लिखो, ऑन 1 अप्रैल 2022, on 1 April 2022, X Limited was commenced and issued equity share of rupees 20 lakh and 12% debenture of rupees 10 lakh immediately X purchased, मतलब X होता है X लिमिटेड की बात हो रही है, X लिमिटेड परचेस्ड मशीन ऑफ रुपीज 4 लाख रुपया एंड अ बिल्डिंग वर्थ रुपीज 7 लाख रुपीज। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, वो डायग्राम का एग्जाम्पल दिया था, वही सेम एग्जाम्पल को मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, वहां पे भी मैंने बिल्डिंग का बात किया था, मशीन का बात किया था, सेम क्वेश्चन, सेम एग्जाम्पल को मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करना, ड्यूरिंग द ईयर following transaction took place, ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। पहला, कैश परचेस 2,80,000, मैं ऐसे लाइन चेंज करूँ, सैलरी पेड, सैलरी पेड 70,000, एडवर्टीजमेंट पेड 50,000 रुपया, फ्रेट पेड 10,000, all the goods sold for rupees 12,80,000 for cash, all the goods sold for rupees 12,80,000 for cash। तो कैश सेल की बात कर रहा है, समझ गया ना। अपने को क्या क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अगर किसी के दिमाग में लग रहा है सर हम लोग तो कैश फ्लो सीख रहे हैं, ट्रेडिंग कहाँ से बीच में ला दी है, इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग, पीएल अप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो ये बना के समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपके लिए मैं ट्रेडिंग पीएल बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा ना कि कहाँ पे क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है। एक होता रटना, एक होता समझना, तो समझने के लिए आपको ये सारे अकाउंट बना के समझना पड़ेगा। ठीक है, अपने प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट,
आपके पीएल एप्रोप्रिएशन भी बनेगा, आपका बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपका जो मेन है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड ही बनाएंगे इसी सेम क्वेश्चन से। और इनडायरेक्ट मेथड भी सेम करेंगे इसी क्वेश्चन से, ठीक है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीन। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीन। एक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड at the rate of 10% on equity share capital। on equity share लिखो ना जस्ट, along with the interest at the rate of 12% on debenture। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रहा है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ ₹50,000। ट्रांसफर ₹50,000 टू जनरल रिजर्व, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट दिन क्या होगा, सुमित बोला भैया क्लास थोड़ा लंबा रखिएगा, सिलेबस जल्दी खत्म कर देगा। हाँ भाई 2 मंथ में खत्म कर देंगे, 2 मंथ में सिलेबस खत्म हो जाएगा। बाप रे, पढ़ते जा तुम लोग। दिक्कत क्या है ना, सिलेबस तुम लोग को बड़ा क्यों लगता है, एग्जाम का जब नोटिस आता है तो याद आता पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करता है उसको कभी सिलेबस टाइम पे नहीं लेट नहीं होता। क्वेश्चन निकले आप लोग ना, जिस क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या करने वाले, ट्रेडिंग बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बताकर बैलेंस शीट बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन छूट गया वही बनाएंगे। उसके बाद अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड भी सीखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हर चीज का इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो सब भी इस मेथड से सीखेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पता है, ये जो मैं क्वेश्चन आपको लिखवाया हूँ, ये क्वेश्चन सीएमए इंटर 2008 में आया हुआ। ये जो क्वेश्चन मैं आपको लिखवाया हूँ ना, ये क्वेश्चन सीएमए इंटर 2008 का क्वेश्चन है। मतलब जो सीएमए में पढ़ाई कर रहे हैं उनका भी साथ में प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इंटर में क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो तुम्हारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ, सीएमए इंटर 2008 का क्वेश्चन है, मैं लेकर आया था, मैं वही सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। बट क्या ये क्वेश्चन करने से ना आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो नेक्स्ट क्लास में ना आपको ये करके ही आपका 80% क्लियर हो जाएगा, बाकी 20% हम लोग क्वेश्चन कर करके समझेंगे। बाकी जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे भाई वो सेकंड पार्ट देख लेना, अदरवाइज अधूरा नॉलेज रहेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, ओके।